नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2025। स्वागत है आपके पसंदीदा रक्षा समाचार शो परिक्रमा में, जहां विश्व के रणनीतिक बदलाव, रक्षा कूटनीति और भारत की सुरक्षा तैयारी का गहन लेकिन सरल विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल स्ट्रेटडेव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि हर एपिसोड समय पर पहुंचे। आज के एपिसोड में 3 बड़े अपडेट: उत्तर कोरिया की रात की परेड और नया लंबी दूरी का मिसाइल प्रदर्शन, भारत और अफगान रिश्तों में दूतावास अपग्रेड और विकास परियोजनाओं की वापसी, एवं अमेरिका और कतर का इडाहो में प्रशिक्षण सुविधा समझौता और उसके बाद उपजा विवाद। इन सबका विस्तृत विश्लेषण होगा। चलिए शुरू करते हैं। कल रात बारिश के बीच उत्तर कोरिया की राजधानी में भव्य सैन्य परेड हुई, जो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। विदेशी नेताओं की मौजूदगी के साथ यह आयोजन केवल परेड नहीं बल्कि रणनीतिक संकेतों का मंच भी था। इस मंच से किम जोंग उन ने अपनी परमाणु सुसज्जित सेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों का प्रदर्शन कराया। परेड की सबसे चर्चा योग्य झलक थी नया, अभी प्रदर्शित किया गया अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोक 20। आधिकारिक एजेंसी KCNA ने इसे सबसे शक्तिशाली परमाणु रणनीतिक हथियार प्रणाली कहा। तकनीकी विनिर्देश सार्वजनिक नहीं हुए, पर उत्तर कोरिया का ये दावा कि यह अमेरिका के महाद्वीपीय हिस्से और एशिया में उसके प्रतिद्वंद्वियों तक विश्वसनीय पहुंच बना सकता है। ये प्रतिरोध और प्रतिरोध विरोध, डिटेरेंस एंड काउंटर डिटेरेंस की शतरंज को और अधिक जटिल बनाएगा। अन्य प्रदर्शनों में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज और सुपरसोनिक हथियार प्रणालियां शामिल थीं, जिन्हें पहले दक्षिण कोरिया के लक्ष्यों पर परमाणु सक्षम प्लेटफॉर्म कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर कोरिया अपने एस्केलेशन लेडर के हर पायदान टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक सभी पर विकल्प तैयार रखना चाहता है। किम जोंग उनका भाषण अपेक्षित शैली में था। उन्होंने कहा कि सेना को अजेय शक्ति में विकसित होते रहना चाहिए जो सभी खतरों का उन्मूलन करे। महत्वपूर्ण ये रहा कि उन्होंने वॉशिंगटन या सियोल का नाम सीधे नहीं लिया। यह भाषा 2 संदेश देती है। पहला, वैधता और आत्मनिर्भरता की छवि। दूसरा, प्रत्यक्ष नाम लिए बिना अस्पष्टता बनाए रखते हुए लचीलापन। रणनीति में अक्सर ऐसे वक्तव्य संभावित वार्ताओं के लिए स्थान बचाए रखते हैं, जबकि सैन्य प्रदर्शन प्रतिरोध की कीमत बढ़ाते हैं। उत्तर कोरिया के इस कदम का क्षेत्रीय भी दिखेगा। दक्षिण कोरिया और जापान की मिसाइल रक्षा समायोजन, अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के थिएटर संदेश तथा संयुक्त बयानबाजी में तीखापन निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। जापान की काउंटर स्ट्राइक डोक्ट्रिन और दक्षिण कोरिया के किल चेन जैसे कॉन्सेप्ट फिर सुर्खियों में आ सकते हैं। चीन सार्वजनिक रूप से संयम की अपील करेगा पर निजी तौर पर प्रायद्वीपीय संतुलन में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। इधर नई दिल्ली ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने और विकास परियोजनाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ये कदम उस दिशा में बड़ा संकेत है जहां राजनयिक उपस्थिति केवल ह्यूमैनिटेरियन या तकनीकी तक सीमित न रहकर राजनीतिक आर्थिक संलग्नता का व्यापक ढांचा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच विस्तृत वार्ताओं में 2 मुख्य बातें उभरी: सुरक्षा संवेदनशीलता पर तालिबान सेटअप की आश्वस्ति और विकास सहयोग की पुनर्प्रतिष्ठा। भारत ने स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद दोनों के लिए साझा खतरा है और इससे निपटने के लिए समन्वय आवश्यक है। मुत्ताकी की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान ये भी कहा गया कि अफगान धरती का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा और दाइश आईसिस क्षेत्र की मुख्य चुनौती है। इस संदेश का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि क्षेत्रीय आतंकी ताने बाने में कई गैर राज्य अभिनेता और ट्रांसनेशनल नेटवर्क सक्रिय रहे हैं। भारत ने पहले दिन से यही आग्रह रखा कि अफगान भूमि किसी भी देश के विरुद्ध आतंकवाद के लिए प्रयोग न हो। संयुक्त वक्तव्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिखा। थैलेसीमिया केंद्र, आधुनिक डायग्नोस्टिक केंद्र, काबुल के इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में हीटिंग सिस्टम का प्रतिस्थापन ये तत्काल उपयोगिता वाली परियोजनाएं हैं। इसके अलावा बगरामी में 30 बेड का अस्पताल, काबुल में ऑन्कोलॉजी और ट्रॉमा केंद्र और पक्तिका खोस्त पक्तिया में 5 मात्र स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए जाने हैं। ऐसे हस्तक्षेप न केवल मानवीय राहत बढ़ाते हैं बल्कि स्थानीय स्वीकृति और भरोसा भी मजबूत करते हैं। 6 नई परियोजनाओं के लिए भारत की तैयारियां संकेत देती हैं कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण के साथ हार्ड सार्वजनिक अवसंरचना पर भी पुनः काम संभव है। भारत ने अभी तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। ऐसे में दूतावास दर्जा और विकास वापसी डी फैक्टो एंगेजमेंट का मॉडल है। हितों की सुरक्षा, कॉन्सुलर और परियोजना लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना बिना औपचारिक मान्यता के।
ये संतुलन भारत की दीर्घकालीन अफगान नीति, जन केंद्रित विकास और आतंक विरोध के साथ संगत भी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और कतर के रक्षा मंत्री सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इडाहो के माउंटेन होम एयर बेस पर कतरी अमीरी वायुसेना की सुविधा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस स्थान पर कतरी F-15 विमानों और पायलटों का दल तैनात होकर संयुक्त प्रशिक्षण करेगा, जिससे घातकता और इंटरऑपरेबिलिटी में वृद्धि होगी। यह व्यवस्था अमेरिकी धरती पर सहयोगी देश की दीर्घकालिक ट्रेनिंग पाइपलाइन को औपचारिक रूप देती है। लाभ स्पष्ट है। साझा टैक्टिक्स, मानक संचालन प्रक्रियाओं की एकरूपता, स्पेयर और मेंटेनेंस इकोसिस्टम की उपलब्धता और संयुक्त अभियानों की पूर्व तैयारी। समझौते के तुरंत बाद कतर के रक्षा मंत्री के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट जैसे "वी आर ऑल हमस" के संदर्भ फिर उभरे, जिनका हवाला कुछ रूढ़िवादी कार्यकर्ताओं और मैगा हलकों ने दिया। जबकि ऐसे पोस्ट अब मूल अकाउंट पर नजर नहीं आते, उन्हें लेकर मीडिया और थिंक टैंक संदर्भों का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठभूमि ने अमेरिकी घरेलू राजनीति में असंतोष पैदा किया है और नई साझेदारी पर प्रश्नचिन्ह लगाने की कोशिशें हुई हैं। आज के एपिसोड में उत्तर कोरिया की शक्ति प्रदर्शनी से लेकर भारत और अफगान विकास सहयोग की वापसी और अमेरिका और कतर के प्रशिक्षण समझौते तक, तीनों मोर्चों पर रणनीतिक संकेत स्पष्ट है। प्रतिरोध समीकरण सख्त हो रहे हैं, पर समानांतर रूप से कूटनीतिक गलियारे और विकास साझेदारियां भी सक्रिय हो रही हैं। परिक्रमा का यह एपिसोड उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, अमेरिका और कतर की नई प्रशिक्षण सुविधा किस एयरबेस पर स्थापित होने जा रही है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।